घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी के 65 साल पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ यूसुफ अंसारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एक्शन पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। यूसुफ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा। आजादी की 65वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है हिंदुस्तान, लेकिन बड़ा सवाल, क्या पूरे हुए आजादी के सपने? और सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम अपनी ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले 65 साल 64 साल जब भी हम मनाते हैं, 65वां या 64 साल 65वां, ये बातें तो अक्सर होती है यूसुफ। एक अहम सवाल है, आज़ादी के लिए जिन लोगों ने भी लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई थी, और उस लंबी लड़ाई में इन लोगों ने जो आज़ादी के दीवाने थे, जो उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई दी, उनके एक सपने थे कि भारत आज़ादी के बाद एक ऐसा देश होगा जहां इस तरह का माहौल होगा। 65 साल के बाद उस आज़ादी के लड़ाई के और 65 साल के बाद आज़ादी को जिसने हमने 65 साल से लगातार इस जो सफ़र रहा है, उसको अगर दोनों को देखें, उन सपनों को और इस सफ़र को, कहाँ तक आपको लगता है कि हम पहुँच पाए हैं? मुझे लगता है कि आज़ादी की दीवानगी में जिन लोगों ने अपनी जान दी थी और जो सपना आज़ादी का देखा था, वो सपना तो कभी का चकनाचूर हो चुका है। क्योंकि उनके वंशज जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, सही मायनों में कुर्बानी दी, उनका तो कोई नामो निशान है नहीं। वो शेर था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो ना चिताओं पे मेले लगते हैं और कहीं ना कहीं निशान बाकी है। कहाँ है भगत सिंह के वंशज, कहाँ है चंद्रशेखर आज़ाद के वंशज, कहाँ है अशफाकुल्ला खां के वंशज? जो सत्ता में आए, जिनको सत्ता हस्तांतरण हुआ अंग्रेज़ों से, वो मौज ले रहे हैं। लाखों करोड़ की संपत्ति बन गई है, हज़ारों करोड़ की संपत्ति बन गई है। जो अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे राजे रजवाड़े, वो मौज ले रहे हैं। जिनकी आपने बात की वो तो कहीं है ही नहीं सिस्टम के अंदर। शर्म आती है इस देश में। आज हम 65वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, और बड़ा जश्न है और आज़ादी हो रही है। मुझे बताइए, दिल्ली देश की राजधानी है, हर साल आप जैसे, हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों के एडमिशन के लिए परेशान रहते हैं कि किसी स्कूल में एडमिशन कराएं, नर्सरी में एडमिशन नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं आज़ादी। ये कौन से सपने पूरे किए हमने? अगर पढ़े लिखे लोगों के, अच्छे बुद्धिजीवी लोगों के देश की राजधानी में एक नर्सरी स्कूल में बच्चों के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, लोग लाखों रुपया खर्च करने को तैयार होते हैं कि किसी भी तरह एडमिशन हो जाए नर्सरी स्कूल में, आप उसे आज़ादी कहेंगे? एनआरएचएम घोटाला क्या है? बच्चों का टीकाकरण, बच्चों के जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें बच्चों को मिलने वाली, उसमें भी घोटाला कर लिया हम लोगों ने। ये तो धोखा है। लेकिन उन तमाम महापुरुषों के साथ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, उन माओं के साथ जिन्होंने उस वक्त अपने बच्चों को हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने के लिए आह्वान किया, देश के लिए अपने बच्चे दिए, उनके साथ धोखा है। ये आज़ादी नहीं है। शर्म की बात है कि इस मुल्क में रोज़ाना कई करोड़ लोग, ये आंकड़ा 2.5 लाख से 2.5 करोड़ से लेकर के 8, 9, 10 करोड़ तक है, भूखे सोते हैं। और जितने भूखे लोग सोते हैं, उतने लोगों के एक साल का जितना अनाज बैठता है, उससे कई गुना अनाज गोदामों के अंदर सड़ जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो गरीबों को अनाज दीजिए, तो देश का कृषि मंत्री कहता है कि हम गरीबों को वो अनाज नहीं दे सकते हैं। ये कौन सी आज़ादी है? ये कैसा जश्न है? क्या पूछने का हक नहीं है? सवाल करने की बात है, सवाल नहीं हो रहा है देश। यहाँ पे आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पे, हम उससे सहमत हो या नहीं हो, लेकिन देश का कानून मंत्री बेशर्मी के साथ कहता है कि रामलीला में हर साल रामलीला होती है। मजाक बनाकर रखा हुआ है आप लोगों ने देश का। अवधेश जी, 65 साल के सफ़र और आज़ादी के दीवाने के उन सपनों को अगर देखें, जो उनके सपने थे, जो जिसके लिए उन्होंने आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी, और ये 65 साल के सफ़र में अगर सामंजस्य स्थापित करने की बात हो, उसको एक मूल्यांकन करने की बात हो, उसको एक सोचने की बात हो, तो कैसे सोचते हैं आप? पहले तो जो यूसुफ भाई ने जो भावना व्यक्त की, मैं स्वयं को उसमें शामिल करता हूं, लेकिन मेरी दृष्टि से इसका 2 पहलू है। पहला है कि इस समय जो दुनिया की हालत है
उसमें भारत 1947 के मुकाबले कहाँ है, एक तो देखने का ही होगा। दूसरा ये है कि आज़ादी का सपना क्या था। ये दो आधार हो सकते हैं हमारे विचार के। तो अगर पहले के आधार पर देखें 47 से, तो आज की दुनिया में कुछ बहुत अच्छी तस्वीर भी दिखाई देती है। जैसे एक हमारा जो पहला बजट था वो देश का, वो 193 करोड़ रुपए का था, और आज 14,90,866 करोड़ का इस बार का बजट है। अरे दुनिया में केवल 10 देश हैं हमारे अलावा जिनका इतना बड़ा बजट है। हम इस समय दुनिया के उन 11 देशों में शामिल हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का आकार जो है $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय औसत आयु 32 वर्ष थी, आज औसत आयु 68 वर्ष है। तो ये ऐसे कई, जिस समय भारत आजाद हुआ था हमारी साक्षरता 18% थी, ये भी आज, अब इस बार शायद 70-71 हो जाए, लेकिन 68 से ऊपर ये भी है। तो ऐसी बहुत सारे चीजें आप देखेंगे। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार बयान दे चुके हैं कि आज की दुनिया में अगर यह सोचा जाए कि भारत को बाहर रख करके विश्व दुनिया की किसी समस्या का समाधान हो गया तो यह बेकार का विषय है, बगैर भारत के समाधान नहीं हो सकता है। और दुनिया के बड़े और महत्वपूर्ण देश जो कल तक भारत को पूछते नहीं थे, हमारे साथ रिश्ते बनाने में गौरव महसूस करते हैं। तो यह एक पक्ष है भारत का। और खासकर हमने 16 लोकसभा चुनाव करा करके भी ये दिखा दिया है कि वो जो कहा जाता था, जो कि खास वो चर्चिल का जो वक्तव्य था कि भारत जो है अराजकता में फंस जाएगा, टूट फूट जाएगा, ये लोकतंत्र का वहन नहीं कर सकता है, वो संसदीय लोकतंत्र के दिशा में हमने किया है। तमाम झंझावातों के बावजूद कम से कम देश में वोट लोग डालते हैं, चुन के गए हुए प्रतिनिधियों के पास आज भी सत्ता की शक्ति बनी हुई है। तो ये तो एक पक्ष है भारत का। अब यह है कि सपना क्या था। तो अब इस समय जो सबसे, जिस व्यक्ति पर ज्यादा सहमति है, मैं उसी का नाम लूंगा जिसको राष्ट्रपिता हम कहते हैं, महात्मा गांधी। तो अब पहला जो उनका सपना था वो क्या था, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजियत के खिलाफ है। यहां 5-10 हजार अगर अंग्रेज रह भी जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनको जो हमारी भारत की व्यवस्था है, जो भारतीय सभ्यता है, इसके तहत यहां रहना पड़ेगा। न कि अब भारतीय सभ्यता से मतलब उनका यह था कि जो पूरा यहां का अंग्रेजों ने, यहां की राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, उसको पोषित करने वाली शिक्षा का ढांचा सारा है, उन सबको बदलना पड़ेगा, न्याय प्रणाली सारा, उसमें वो नहीं रह सकते। एक दूसरा उन्होंने कहा कि भारत जो है ये अपने लिए आजाद नहीं हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा दिलीप जी कि जब मैं सुभाष चंद्र बोस को पढ़ता हूं तो यही पाता हूं, विवेकानंद को पढ़ता हूं तो यही पाता हूं, अब अबुल कलाम आजाद को पढ़ता हूं तो यही पाता हूं, डॉक्टर, अरे कितना भारत के मर्म को समझते थे। उन्हें साफ कहा है सब लोगों ने कि भारत केवल अपने लिए आजाद नहीं हो रहा है, यह हम महाशक्ति बनकर के और दुनिया में दबदबा करेंगे। भारत को तो दुनिया को रास्ता दिखाना है। और गांधी जी ने कहा कि भारत यह कह करके आजादी मिलते मिलते लाचारी से नहीं बैठ सकता कि इस पश्चिम की जो आंधी है, खासकर भोग और साम्राज्यवाद की, उसके सामने हम टिक नहीं सकते। भारत को तो दुनिया के लिए और अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर मर गया, वो एक सपने की बात, तीसरा सपना भी बोल देता हूं, अगर भारत मर गया तो दुनिया मर जाएगी। तीसरा जो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे संविधान के लिए काम करूंगा जिसमें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आभास हो कि यह देश उनका है, उनकी बात सुनी जाती है और इस देश के निर्माण में उनकी भूमिका। तीनों बहुत अहम बातें हैं। हमारे साथ सुनील शास्त्री जी इस वक्त लाइन पर जुड़े हैं। सुनील शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक सवाल आपसे, हम सवाल नहीं है, हम आपका चाहेंगे कि आप इस बात को हमें बताएं कि जो आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, इतनी लंबी लड़ाई, और उसके बाद 65 साल का सफर, उनके जो सपने थे और ये जो हमारा सफर है 65 साल का, उसको आप दोनों को जब देखें तो उसमें किस तरह का मूल्यांकन आप कर पाते हैं? देखिए, मैं तो इतना कहूंगा, जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जो नहीं रहे, उन सबको आज के इस पर्व पर, जब हम कल स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आज इस पर्व पर सबसे पहले उनको सैल्यूट करना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो हम स्वतंत्र बैठे हैं आज इस भारत में, आज उन्हीं की देन है जिसकी वजह से हर भारतीय आज स्वतंत्र रूप से यहाँ पर रह रहा है और अपने दिनचर्या अपना सब काम कर रहा है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने बहुत कुछ पाया है तो साथ ही साथ बहुत कुछ खोया भी है।
अगर मैं पाने की बात करूं तो हमने हर क्षेत्र में एक विकास किया है, प्रगति किया है। कहीं पर भी देखें, चाहे आज हमारा देश को देखें, ग्लोबल क्षेत्र में देखें, हमारा कंप्यूटर के क्षेत्र में देखें, हमारे उद्योग में देखें, कृषि के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। लेकिन सबसे बड़ा जो हमने जो खोया है, हमने राजनीति में नैतिकता नाम की चीज आज कहीं नहीं दिखाई देती। जिस समय स्वतंत्र देश हुआ था, जब पहले हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, उसके बाद मेरे पूजनीय पिता लाल बहादुर शास्त्री रहे और फिर इंदिरा जी, मैं ये कहूँगा कि जो भी था एक नैतिकता थी, एक कुछ चरित्र रहा, एक कुछ लगता था कि जिसमें नेताओं के प्रति विश्वसनीयता थी। आज वो विश्वसनीयता हमने खो दी है। आज नेता लोगों की कोई भी सम्मान मैं नहीं देख पाता। आज देखिए, छोटे छोटे मुद्दे पर भी आज नेता को हर लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। तो हमने बहुत कुछ खोया है। अगर हमने प्रगति की है तो हमने सबसे बड़ा हमारा नुकसान हुआ है कि आज जो कैरेक्टर असैसिनेशन, जिस तरह से कैरेक्टर खत्म हुआ है, आज चरित्र का गिरावट हुई है, वो सबसे बड़ी उसमें कमी आई है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो युवा पीढ़ी, जिसको आज तेजी से आगे बढ़ना है, जिसके ऊपर देश का समुदाय निर्भर करता है आगे आने वाले कई वर्षों तक, आज उनको आगे आना पड़ेगा और उन्हें एक चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें भारतीयता पूरी तरह से कूट के भर जाए और उनके अंदर देश प्रेम जागृत हो और देश के प्रति वो सजग रहकर इस देश की सेवा करें। जी सुनील जी, जो एक मुख्य रूप से जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि 65 साल का जो सफर रहा है और आज़ादी के लड़ने वालों के जो सपने थे, आपको क्या लगता है कि उन सपनों को साकार करने के लिए भारत 65 साल से लगातार काम कर रहा है क्या? मैं कहूंगा कि सपना जो देखे थे, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, जो हमारे नेहरू जी ने देखा, शास्त्री ने देखा, आज उस पर हम लोग कहते नहीं है कि मैं कहूंगा कि नहीं चल रहे हैं, उस रास्ते में चल रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रगति की जिस रफ्तार से हमें करना चाहिए, जो तेजी आनी चाहिए, तीव्र गति आनी चाहिए, उसमें थोड़ा रुकावट है, उसमें गिरावट भी है, क्योंकि हम अपने मूल्यों को भूल गए हैं और मूल्यों को भूल जाना आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो कुछ बुनियादी सवाल थे आजादी के पहले, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे अशिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा, चाहे तमाम तरह की जो समस्याएं थी आम लोगों की, जी, वो जो जिसे हम भारतीय के कहते थे कि हम भारत के लोग, आज उनकी समस्या को अगर आप देखें, उनके तरफ हमारे जो काम करने की जो हमारी दिशा है उसको देखें, दशा को देखें, तब क्या आप कहेंगे कि हम उन सपनों को साकार करने में वाकई जुटे हुए हैं? मैं समझता हूं कि देखिए, हमारी भूखमरी, अगर हम कहें कि भूखमरी समाप्त हो गई तो गलत बात होगा। आज हम 65 वर्ष हमें स्वतंत्रता को, आज़ादी को मिल चुके हैं। हम आज़ाद भारत के रूप में 65 वर्ष पूरे करके 66वें में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आज भी भुखमरी अभी भी दिखाई देती है। आज भी आप कहीं भी देश के बड़े बड़े शहरों के में चले जाएं तो आपको दिखेगा झुग्गी झोपड़ियां दिखती हैं, गरीबी दिखती है, हर चीज दिखाई देता है। और लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आज उस दिशा में हम लोगों का प्रयास जिस रफ्तार से होना चाहिए, वो रफ्तार हमारी धीमी पड़ गई है। सिर्फ रफ्तार धीमी है या हमारी नीयत में हमारी दिशा ही जो है, हम दिशाहीन हो गए हैं? हमारी कहीं ना कहीं हम दिशा जो जिस मार्ग पे हमें चलना चाहिए था उस मार्ग पे हम नहीं है आज। मैं ये नहीं कहूंगा दिशाहीन हो गए, लेकिन हम ये कहेंगे जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, और साथ ही साथ हमने हर क्षेत्र में प्रोग्रेस किया है। लेकिन जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनको आज किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, किस तरह आप ये देखिए कि 65 साल पहले भारतीय किसान के जो हालात, जो जैसी उनकी स्थिति बनी हुई थी, जैसे उनके हालत थे, क्या उसमें आपको लगता है कि 65 साल में वाकई भारत के कई सरकारें बदली, कई सत्ता यहां पे बदले, व्यवस्था बदलने के कोई खास इंतजाम नहीं कर पाए, वो किसान के बारे में अगर हम बात करें, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है?
नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन सरकारें बदली हैं, सरकारें आई हैं, लेकिन सरकारें जितनी भी आई हैं सब अपनी राजनीति अपने तरीके से करती हैं, यानी कि देश के हित में ज्यादा नहीं सोचती। यानी कि जो मैं वही कह रहा हूं, यानी कि जो वो सपने थे, जिनके जो आजादी के दीवाने थे, उनके जो सपने थे, आजादी के लिए लड़ने वाले जो लोग थे, जिन्होंने अपनी बलिदान जिन्होंने दे दिया, उनके सपने को हम किस तरफ ले जा रहे हैं, उनकी सोच को हम कहां ले जा रहे हैं? तो मैं गलत नहीं होऊंगा कि उनके सपनों को हमने कभी भी सामने रखकर उस पे दुष्कर देखा नहीं और उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। या उनके बलिदान को, या हम उन बलिदानों को, जो बलिदान किए लोगों ने, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, जिनके परिवार नष्ट हो गए, उन्होंने जो कुछ देश से उपेक्षा की थी, देश की सरकारों से किया था, आज दुर्भाग्य से वो कहीं पर भी अपेक्षा आपकी खरी नहीं उतरती। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। सब दो बातें जो बहुत, सुनील जी लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र होने के अलावा वो राजनीति में कहीं दिखते नहीं है। उन्होंने जिन बातों की, दो बातों की, सबसे पहली बात उन्होंने कहा राजनीति में नैतिकता जो है उसमें कहीं ना कहीं हनन हुआ है, उसका कहीं ह्रास हुआ है, उसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कहा दूसरा, उन्होंने कहा युवा और उनको चरित्र निर्माण की बातें कही। देखिए, युवाओं को दिशा कौन देगा? इस देश के नीति निर्धारक। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर दिखना चाहिए कि हमारी सरकार, जो भी सरकार किसी भी पार्टी की सत्ता में है, जो भी सरकार को चला रहे हैं, देश को चलाने वाले जो नीति निर्धारक हैं हमारे, उनके अंदर विषयों को लेकर गंभीरता ही नहीं आती है, नज़र नहीं आती है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, एक फैसला हुआ, प्लानिंग कमीशन की तरफ से खबर आई कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। जिन्हें 2 वक्त का रोटी नसीब नहीं हो रही है, उन्हें आप मोबाइल फ़ोन दे के क्या, कौन सा समस्या का हल करना चाहते हैं? 35 लाख की टॉयलेट में बैठ के, बाथरूम में बैठ के अगर प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन सोचेंगे तो इसी तरह के आइडिया निकल कर आएंगे। तो देश की युवा, जिस युवा पीढ़ी की बात अभी सुनील शास्त्री जी कर रहे थे, उस युवा को एजेंडा कौन देगा? तमाम जिस गलाकाट प्रतियोगिता में फंसा हुआ है, पैसा कमाने की होड़ है, पश्चिमी संस्कृति जिसे हम कहते हैं उपभोक्तावाद हावी है, तो जो युवा पीढ़ी जो देख रही है, दुनिया को आगे बढ़ते हुए देख रही है, आज टीवी चैनल पे आप देखिएगा दुनिया भर की खबरें आती हैं, तमाम 1 मिनट में विश्लेषण होता है कि कौन सा देश कहाँ आगे निकल रहा है। आगे बढ़ने की होड़ है तो वहाँ नैतिकता की परवाह किसको है? एक दूसरे का गला काट के आगे निकलने की जहाँ प्रतियोगिता चल रही है, वहाँ नैतिकता को कौन पूछ रहा है? सवाल ये है कि जो नीति निर्धारक हैं इस देश के, क्या वो उन मुद्दों को लेकर के उतने गंभीर हैं जितने गंभीर उन्हें होना चाहिए था? क्या जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी उन सबको हमने 100% उस लक्ष्य को हमने हासिल किया? प्राथमिकताएं हमारी क्या रहीं? इस देश में हाल ही पिछले दशक तक, 1998 तक, बजट शाम को 5 बजे पेश होता रहा, जो सुनील शास्त्री जी बता रहे थे। और जैसे कि हुआ कि भाई एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर शाम को 5 बजे बजट पेश करने की क्या तुक है। फिर बाद में पता चला कि 5 बजे इसलिए पेश किया जाता है कि जब बजट यहाँ 5 बजे पेश होता है, 5 बजते हैं, तो ब्रिटेन में 10 बज रहे होते हैं, वो लोग, अंग्रेज लोग सुबह को तैयार होकर बैठ जाते हैं। तो बजट वहाँ के लिए पेश किया जाता था या यहाँ के लिए पेश किया जाता था? आज़ाद हुए 64-65 साल हो गए हैं। हमारी जो एयरलाइंस है या हेलीकॉप्टर है, उनका नाम अभी भी वीटी लिखा जाता है, विक्टोरियन टेरिटरी। उसका हमने कोड तक चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो लोग थे सत्ता परिवर्तन पर जोर था और बाद में सत्ता को बनाए रखने के लिए संघर्ष होता रहा। सुनील शास्त्री जी ने जो बात की कि मुद्दों को समझा नहीं गया, तो 3-4 जो नाम उन्होंने गिनवाए तो उन्हीं के, उसी पार्टी से वाबस्ता वो रहे हैं लगातार। इसका मतलब गलतियां जो रहीं वो शुरुआती दौर में रहीं। अवधेश जी, जो बहुत अहम बात है जिन पे आज हम, चूँकि राजनीति और ये तो देश में हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी है, उसमें राजनीति बात होती रहेगी, लेकिन खास करके उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, बलिदान दिया, और 1-2 लोग नहीं थे, हजारों लाखों लोगों की जान गई। लाखों लोगों ने, लाखों लोग तो ऐसे जिनका नाम भी दर्ज नहीं हुआ, कहीं नाम भी दर्ज नहीं, जानता भी नहीं है उनको। तो ऐसे लोगों के, जाहिर है कि उनके अपने सपने थे, वो भी लड़ना चाहते थे कि मुल्क ऐसा बने, देश ऐसा बने। देखिए, मुझे लोगों के लिए ये चीजें, दिलीप जी, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद कम से कम हमें एक लक्ष्य जरूर हासिल करना था कि इस देश में कोई भूखा ना रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि करोड़ों लोग रोजाना भूखे पेट सोते हैं। इस देश में हर नागरिक को कम से कम एक छत मुहैया हो, चाहे वो 1 कमरे का उसका मकान हो। इस देश का हर बच्चा स्कूल जाए। हमने ज़रूरी और
बुनियादी और कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन का बिल पास कर दिया है, और बड़े छाती ठोक कर कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि साहब हमने बिल सबसे पहले बिल पास कर दिया है। 2 साल होने को आ गए हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाने की योजना क्या सरकार के पास है? कितने सरकारी स्कूल बने हुए हैं? कहाँ लेगा? प्राइवेट वाला कोई पूछता नहीं है, और सरकारी स्कूल है नहीं। स्कूल है तो छत नहीं है, छत है तो बच्चे नहीं जाते पढ़ने के लिए, बच्चे हैं तो टीचर नहीं पढ़ाने के लिए है जी। दूसरा, सरकारी सेवाएं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इस देश में अफोर्डेबल प्राइस पर आम आदमी को मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही हैं। दवाओं के रेट आसमान छू रहे हैं, बुनियादी जरूरत की दवाओं तक लोगों को नसीब नहीं है। मुझे लगता है कि 4-5 चीजें जो बुनियादी तौर पर हैं, बुनियादी चीज है, हम इसको फाइट फॉर 5 के अगर हम देखें भाई 5 चीजों मिलनी चाहिए। सबको भरपेट खाना, सबको छत, सबको शिक्षा, सबको रोजगार और सबको सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये तो इस देश के नागरिकों का बुनियादी हक है, ये तो उसे मिलना ही चाहिए। 65 साल में हमें कम से कम इस लक्ष्य को 100% नहीं, 100% नहीं तो कम से कम 80-90% तो हमें हासिल कर ही लेना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इसे 60-70% भी हासिल नहीं कर पाए हैं। अब ये यूसुफ भाई जो करे, देखिए ये लक्षण है, ये बीमारी नहीं है। किसी राष्ट्र का एक लक्ष्य होता है। आजादी का जो सपना था उसमें हमारे भारत का राष्ट्र का लक्ष्य होता है, मकसद था एक। और उस तो हमारा तो आजादी के बाद उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही जो पिन पॉइंट करने के लायक है कि कभी भी आजादी के बाद आजादी का सपना क्या था इस पर कोई बहस और हुई ही नहीं कि उसके आधार पर कोई कार्यक्रम बने। ये लक्ष्य नहीं था। जब आपका एक राष्ट्रीय लक्ष्य होता है, उसके अनुरूप कार्यक्रम होता है, फिर एक राष्ट्रीय चरित्र बनता है जिसकी वो बात कर रहे थे। अब देखिए, जिस दिन आजादी मिली है, कांग्रेस जिस व्यक्ति के बारे में कहती है कि वो उनके नेतृत्व में आजादी मिली, वो व्यक्ति नोआखाली में जो है घूम रहा था। उसने आजादी पर कोई देश को वक्तव्य नहीं दिया, कहा कि कैसी आजादी, क्या हम इसी के लिए लड़ रहे थे। और एक तरफ पंडित नेहरू के प्रति व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कभी असम्मान नहीं रहता है, उनके इरादों पर नहीं, लेकिन एक तरफ विक्टोरियन इंग्लिश, देखिए उसी समय 2 भारत दिख गया था। लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये अंग्रेजी समझना कितना कठिन है। और दूसरी ओर महात्मा मंशा को तो समझा जा सकता है, वो शब्द चाहे अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो। नहीं, बहुत बड़ी बात है। नहीं, अंग्रेजी में हो, ये उनके भी सपने थे, उनके भी उन्होंने एक चिन्हित किया था। आप वही कहने की जरूरत है कि एक तरफ वो विक्टोरियन अंग्रेजी में देश का संबोधन, और दूसरी तरफ जब बीबीसी का संवाददाता महात्मा गांधी के पास गया, उन्होंने कहा गो एंड टेल द वर्ल्ड गांधी हैज फॉरगॉटन इंग्लिश। अब अंग्रेज चले गए, अब इस देश में अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। तो उसी समय 2 धाराएं भारत में साफ साफ दिख गई थी। और महात्मा गांधी खासकर 1944-45 के बाद से कांग्रेस में हाशिए पर थे। उन्होंने तो वल्लभ भाई पटेल को बजाबता पत्र लिखा कि जब अब कांग्रेस से मेरे रिश्ते क्या हैं, जब कार्य समिति मेरी बात ही नहीं सुनती है तो मैं ये मान लूंगा कि किसी प्रक्रिया में मेरी भूमिका नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसी समय जो ट्रांसफर ऑफ पावर की बात है, तो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य बना ही नहीं। और जैसे मैंने पहले लक्ष्य के बारे में कहा कि गांधी जी का पहला लक्ष्य था, सारी समस्या वहां से। देखिए, अंग्रेजों ने जो इस देश में शिक्षा प्रणाली बनाई वो अपने लिए बनाई थी। उसमें मेकाले का जो 1835 का जो सारा है, उसका जो भाषण है, उसमें लिखा था कि हमको सहयोगी चाहिए, इस समय अनुवादक चाहिए, हम पूरे देश को नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ लोगों को बनाएंगे जो विचार से जो है हम गोरे होंगे, केवल भारतीय और रंग रूप में होंगे। अब उसी शिक्षा के ढांचा के आप हम जो स्वास्थ्य का ढांचा अंग्रेजों ने बनाया, वो हमारा ढांचा था ही नहीं। आपको ये पता होगा कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत में अकाल का कोई इतिहास नहीं था। मुगल साम्राज्य भी रहा, लेकिन वो जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो हमारी भूमि व्यवस्था थी, उसको छेड़छाड़ नहीं किया है यहां। जो इस सल्तनत काल में, मुगल काल में, वो सब अंग्रेजों ने पहली बार 1793 में हमारे जमीनों की जमींदारी मिल्कियत दी थी। उसके पहले जमीनों का जो है कोई मालिक, आप जोत रहे हैं, आप जोतिए, लेकिन मालिक की परंपरा हमारे यहां नहीं थी। तो पूरा अंग्रेजों ने चरमरा दिया। वो पूरी जो इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बनाया, उनके अपने विकास ढांचे के अनुरूप था। मेडिकल कॉलेज उनके अपने के अनुरूप था। हमने क्या किया? तो वही तो एक उदाहरण से समझा रहा हूं कहां समस्या आई है। ये जैन टीवी है, आज हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कल कोई बेईमान दुष्ट आदमी इस पर कब्जा कर ले, यहां एक वेश्यालय बना दे, इधर शराब खाना बना दे, कल हम लोग संघर्ष करके इसको हाथ में लेते हैं, तो क्या वैसे ही चलने देंगे या फिर से इसका पुनर्निर्माण करेंगे कि ये स्टूडियो होना चाहिए? तो यही काम नहीं हो सका जो गांधी जी चाहते थे। और गांधी जी का जो अंतिम दस्तावेज है, जो 29 जनवरी 1948 को उन्होंने लिखा था, उस पर वर्धा में चर्चा होने वाली थी कि इस पर बहस होगा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब कांग्रेस की उपयोगिता खत्म
खत्म हो चुकी है, इसको भंग करना चाहिए और कांग्रेस के 7 लाख कार्यकर्ता 7 लाख गांवों में जाएं और जो स्वतंत्रता सेनानी है वो राजनीति और चुनाव में न फंसे। कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो जो आजादी का लक्ष्य था वो अंतिम जो 3 साल खासकर 44 से 47 का था, उसमें हमारे आजादी का लक्ष्य लगभग नष्ट हो गया था। जो भारत को समझने वाले, जो कि जानते थे कि भारत अंग्रेजों के आने के पहले क्या स्थिति थी, वो सब चीजें दूर चली गई थी। उनके इरादे गलत नहीं थे, लेकिन उनका विश्वास था कि अंग्रेजों ने जो सिस्टम हमको दिया है यही ज्यादा उदार और यही ज्यादा बेहतर है। सवाल अब ये है कि क्या अब आज की तारीख में आज़ादी को या सत्ता हस्तांतरण को जो 64-65 साल हो गए हैं, क्या आज हम उसमें कुछ बुनियादी बदलाव करने की दिशा पोजीशन में हैं? बिल्कुल है। या आज हम उस पर कैसे बढ़ा जाए? अब सवाल इस पर बहस होनी चाहिए कि अगर हम कोई कानून बनाते हैं इस देश की गरीब जनता को कुछ सहायता देने के लिए, मिसाल के बहुत छोटी छोटी चीजें, आम आदमी की समस्याएं बड़ी छोटी हैं, नहीं वो फिर इसी ढांचे सवाल वही है कि हमारा भाई आप जो प्रश्न उठा रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सवाल यह है कि इस देश में ऐसी व्यवस्था क्यों हो गई। हमारे देश की जो व्यवस्था थी, सुन लिया जाए, उसमें जीवन जीने के लिए नकदी पैसे की आवश्यकता ही नहीं थी। आज सारी समस्या इसलिए है कि आपको सांस लेने के लिए भी नकदी और ज्यादा पैसा चाहिए। अब उस ज्यादा पैसे के अनुरूप सारा ढांचा आपने विकसित कर लिया और यह ढांचा जो है ये तो विनाश की ओर ले जाने वाली है। इस समय पूरी दुनिया का इकोनॉमिक क्राइसिस, गांधी ही नहीं, ये सारे हमारे देश के मनीषियों ने कहा था कि ये जो पूंजीवाद की व्यवस्था है, इसमें भोग का और इसमें उत्पादन का जो चक्र है, ये एक दिन विनाश करा देगी दुनिया का, और वो स्थिति आज दिख रही है। लेकिन हमारा यह है कि हमारा सपना तो था कि भारत ऐसे, देखिए सपना उस तीनों का लीजिए, गांधी जी का क्या था कि भारत ऐसा देश बनेगा जो अपनी संसाधनों के बदौलत आपस के प्रेम से, स्वावलंबन से, सहकार से दुनिया के लिए आदर्श बनेगा, जिसको देख के दुनिया हमारे दर्शक हैं वो कि नहीं कि वो कहना चाहते हैं, बगैर शोषण के, किसी पर हमला किए, लूटे हुए भी कोई देश स्वावलंबी और संपन्न हो सकता है। वो लक्ष्य हमारा खत्म हो गया। जी बताएं। हेलो जी बताइए, क्या कहना है आपका? भाई साहब, जो मैं सबसे पहले तो ये जैन टेलीविजन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप एक ऐसे मौके पर एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, आज़ादी के स्वप्न। आज आज़ाद भारत के अंदर जिस हिसाब से आपका ये चैनल पूरे देश को एक ऐसा संदेश दे रहा है, और मैं सौभाग्य समझता हूँ कि किस परिस्थिति पर हम हैं आज, क्या हमारी हालत है, क्या हमारे यहाँ के तमाम मेरे जनता, हमारे गरीब मजदूर, यानी कि कुल मिलाकर के जो हमारी जनता जो स्वस्थ है, जो सपने हमने देखे थे आज़ादी के, आज मेरे ख्याल से लगभग 65 साल करीब हो गया है। मैं एक फौजी रिटायरमेंट हूँ, मुझे भी लगता है टेलीविजन का मैं देखता हूँ ये चीज को, आपका चैनल देख करके बहुत बड़ा एक ऐसा आप लोगों ने जनता को एक ऐसा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इसमें एक परिवर्तन की जरूरत है। परिवर्तन की जरूरत है। हमारे देश का जो संविधान, हमारे देश के जो नेता हैं, इनको एक परिवर्तन को इसमें चेंज करना पड़ेगा, तभी हम आज़ादी के सपनों को आगे ला पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे दर्शक थे उत्तराखंड उधमपुर से जो कह रहे थे। दिलीप जी, भारत के बारे में एक ही लाइन कहा जा सकता है कि हम दिखते तो हैं कि महान, लेकिन वो क्या है, जाना था जापान पहुंच गए चीन। तो वो जो है ना कि क्या यही वो है जो आजादी के मकसद के साथ जो जाना था जापान पहुंच, कैसे होगा? इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 2006 जुलाई में इनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि दी थी। वहां इनका भाषण सुनिए, इन्होंने कहा है भाषण में कि यद्यपि अंग्रेजों आपके खिलाफ जो हमारी शिकायतें थी वो वाजिब थी, लेकिन हम आपके योगदान को भूल नहीं सकते हैं। आपने हमें आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था दी, आधुनिक शिक्षा प्रणाली दिया, लोकतंत्र सिखाया, आधुनिक अर्थव्यवस्था दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1947 से लेके और ये 2012 तक 65 वर्षों में वो गोरे अंग्रेज अवश्य चले गए, लेकिन जो भारत के जो है, भारत के रंग रूप में जो अंग्रेजियत से भरे हुए लोग थे, उन्हीं के हासन में सत्ता रहा है। थोड़ा मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी को अलग कर सकते हैं, लेकिन सत्ता के ढांचे में उन लोगों ने भी परिवर्तन नहीं किया। और गांधी जी के सपनों के विपरीत मैं तो यह कहूंगा कि 1947 तक अंग्रेज जितना हमको अंग्रेज बनाने में सफल नहीं हुए, उससे ज्यादा हमारे नेताओं ने बनाया। और आज आप ही के जैसा व्यक्ति जो है कह रहा है कि नहीं नहीं, ये अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, भाषा से हमारा थोड़े
मतभेद है, नियत। लेकिन भारत में नियत। उसका वर्चस्व भाषा होना, महत्ता होती वो उसका वर्चस्व होना, उसकी महत्ता मिलना और शासन की और न्याय की भाषा बन जाना, उसका समाज में आज भी प्रतिष्ठा मिलना, तो हमारा संघर्ष था किस लिए? यूसुफ। बिल्कुल सही। मैं अवधेश जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब हमने उस सिस्टम को बदला ही नहीं और ना बदलने की कोशिश की, तो मानसिकता की बात है ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी मानसिकता छोड़ गए, और वही मानसिकता दिन ब उस दिन मानसिकता के कारण मजबूत भारत होती जा जो रही है उन और सपनों को साकार दूसरी बात करने एक में। और है, जो लोकतंत्र की बात हो रही है कि भाई लोकतंत्र मजबूत हुआ क्या, इस पर हमें इस पर भी ये भी एक अपने आप में बहस का विषय है जी, कि वाकई लोकतंत्र मजबूत हुआ या कमजोर हुआ है। लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ इस मायने में तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लोग चुनकर आते हैं, लेकिन क्या वो सचमुच एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या उसके अंदर सामंती अवशेष नहीं है? जगह जगह आज जनता दरबार लगते हैं, उस खबर को तमाम मीडिया महिमा मंडित करता है। प्रियंका गांधी दरबार लगाएंगी, क्यों? प्रियंका गांधी कहीं की राजकुमारी है, सोनिया गांधी महारानी है, राहुल गांधी राजकुमार है। युवराज कहने पे वो चिढ़ते हैं, लेकिन जनता दरबार लगाते हैं। नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं, इस समय अखिलेश दरबार लोकसभा लगाते हैं। में 210 या 11 350 से ज्यादा सांसद भाई साहब जो राजशाही से आए हैं या आजादी के तुरंत बाद, वंश जिनका कोई न कोई डायनेस्टी जो है, मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, 210 300 से ज्यादा सांसद, करीब 350 के आसपास सांसद ऐसे हैं जो या तो आजादी से पहले राजे रजवाड़े खानदान से थे या आजादी के तुरंत बाद जो लोग आए उनके परिवार वालों से हैं। वंशवाद की राजनीति है। एक दर्शक है 550 में से 300 से ज्यादा होना, इस पर एक अलग सेगमेंट में भी हम लोग अलग से मैं आपके पास आता हूँ, एक के बाद लोकतंत्र पे मैं आता हूँ। अभी हमारे पास समय है, हमारे एक दर्शक है लाइन पे, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी बताएं। हेलो जी बताइए, क्या कहना है आपका? मैं देहरादून से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए, क्या कहना है? मैं 1954 का मेरा जन्म है जी। और मैंने लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में वो लाल वाली गेहूं की रोटी भी खाई है। उस टाइम में एक अनाज की कीमत बहुत होती थी, अगर होटल के आगे कोई अनाज भी पड़ा होता था उसका चालान होता था जी। उस टाइम में अनाज की इतनी बड़ी मतलब किल्लत थी कि हर एक को एक रोटी भी नहीं नसीब होती थी जी। और मैं भी एक सभ्य परिवार से था। मेरे पापा डिफेंस के अंदर बहुत बड़े अफसर थे जी। लेकिन हमें भी एक टाइम जो है रोटी लाल वाली गेहूं की मिलती थी जी। तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से ये पब्लिक को कहना ही चाहता हूँ कि ये जो इस टाइम में इतना गेहूं अनाज जो है सड़कों पे पड़ा हुआ है, रोडों पे बिखर रहा है, होटलों में फेंका जा रहा है, और एक गरीब आदमी जो एक रोटी के लिए तरस रहा है, चौराहे पे देखो एक एक रोटी के लिए मोहताज होता है। मैं अभी वहाँ पे हैदराबाद भी गया था, लोग रोटियों के लिए मोहताज है और मुंह पे हाथ फेरते कि मुझे कुछ खाने के दे दो। और इतना अनाज वेस्ट हो रहा है, इतना होटलों के ऊपर, इसके लिए कोई भी ऐसा कोई सरकार ने ऐसा कोई माध्यम नहीं बना रखा जिससे कि लोगों का चालान हो कि इस तरीके से वेस्ट ऑफ अन्न का नहीं अपना नजर होना चाहिए। जबकि हमारे कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि एक एक दाना जो है वो कीमती है और हर एक भूखे को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब देखिए ये जो विषय उठा रहे हैं इसको भी आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि पूरा ढांचा आपने ऐसे ले लिया है और हमारे देश में हल्ला हो रहा है कि भाई भंडारण की व्यवस्था नहीं है। भाई इतने बड़े देश में किसी सरकार के बूते का विषय है कि आप भंडारण कर देंगे और सारा किसान उसमें ला करके अपना अनाज रखेगा। ये अमेरिका और यूरोप में हो सकता है, भारत में आप जानते हैं कि इसकी एक हर घर में वो लंबे समय से खेती की एक परंपरा विकसित थी। वो घर में कोठी बनाए जाते थे वहां के बांस से, मिट्टी से, और कई कई साल तक आपको भी पता है कि बीमार हम लोग पड़ते थे तो 4 साल पुराना ये चावल है इसको खाओ। अब वो सब ध्वस्त करके सब कुछ सरकारों पर निर्भर, तो जो ढांचा उसने दिया आज तक हम उस खेती को उसी ने असम्मान का अंग्रेजों ने पेशा बना दिया। जमीन लेकर के लूट करके जमींदारों को दे दो, मालगुजारी में बिक जाए। ये तो अंग्रेजों ने जो किया, देखिए अंग्रेजों ने जो किया उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी भारतीय, और उन्होंने बहुत बड़े बलिदान दिए। सवाल है कि 65 साल में जो सरकारें आई, जो पार्टियां हैं, जो दलीय व्यवस्था है, जो भारत के लोग हैं, जो भारत के बुद्धिजीवी हैं, जो भारत की मीडिया है, जो भी लोग इस देश को दिशा दे सकते हैं या उसकी दशा बदल सकते हैं, उन्होंने क्या किया? क्या हम वाकई उन सपनों को साकार करने में कहीं भी, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, अगर वो उस पर भी लोकतंत्र, क्या वो इस दिशा में काम कर रहे हैं? सरकार को छोड़ दीजिए अगर, तो नहीं, सरकार को हम छोड़ नहीं सकते। अरे छोड़ नहीं सकते, लेकिन सरकार के अलावा देखें हम, सरकार के अलावा अगर हम देखें। आप यूसुफ जी कुछ बोल रहे हैं। देखिए जिम्मेदारी सबकी है, देश सबका है। और मुझे उदय प्रताप सिंह यादव की एक शेर याद आता है कि
न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो अगर सबका नुकसान है तो सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भटकी है, नीतियों से भटकी है, मिशन से भटकी है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी भी भटक जाएं, लेकिन भटकाव सब जगह है। और कहीं ना कहीं जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको दूर करने के बजाय, सिस्टम को बदलने की कोशिश करने के बजाय हम यथास्थितिवादी बन गए हैं और सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सिस्टम का हिस्सा नहीं, बनते जा रहे हैं। यथास्थितिवादी तो नहीं है। देखिए, हमने बदलाव तो किया है, लेकिन जो अमेरिका यूरोप का था, जो उपनिवेशवाद में जो बाजार पूंजीवाद को अंग्रेजों ने हमारे यहाँ स्थापित पूरा नहीं किया, उसको जो है 1991 से हम लोगों ने स्वयं उसको अपना लिया। और उसके बाद ज्यादा विकृति आई है इस पिछले 21 सालों में जो भारत की दशा हुई। वही अभी जो अवधेश जी अभी आप कह रहे थे कि साहब ओबामा ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि साहब भारत के बगैर हम ये नहीं कर सकते या एक पूरे विश्व को नहीं देख सकते। ये पश्चिमी देशों का जो नज़रिया बदला है हाल के वर्षों में, ये आप भी जानते हैं और जो बुद्धिजीवी वर्ग वो अच्छी तरह जानता है कि क्यों ये हुआ है। भारत को पश्चिमी देश, पूरा पश्चिमी दुनिया एक बड़े बाजार के रूप में देखती है और हम सब ग्राहक हैं उनके प्रोडक्ट्स के। आप हिसाब लगाना शुरू कीजिए। मेरा सवाल मैं चाहता हूं जी, टूथपेस्ट करने से लेकर के शाम तक हम कितना जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें स्वदेशी कितनी चीज़ें हैं और विदेशी कितनी चीज़ें हैं। हमने उन चीज़ों का विकल्प तैयार करने की कभी कोशिश नहीं की। यानी विकल्प तो था, नष्ट कर दिया। वही ना, जो भी उसको आज हमने संरक्षण नहीं दिया सिर्फ ना। सरकारें की क्या, आज सिर्फ देखिए सरकारें, चीन की आबादी हमसे ज्यादा है जी, लेकिन चीन ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को बोझ नहीं समझा, अपनी आबादी को बोझ नहीं समझा। उसने उसको ह्यूमन रिसोर्स, उसने मकसद को, एक जो आंदोलन वहां पे हुआ या जो वहां पे चीन का नेशनल ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर है। नहीं, वही बात हो रही है ना, उसको हमारा क्लियर नहीं है। आज हम सिंदूर हमारे हिंदुस्तान के माँ बहनें लगाती हैं लेकिन चाइना से बनकर आता है। होली भारत में खेली जाती है, पिचकारी और रंग चाइना से बनकर आ रहे हैं। दिवाली भारत में मनाई जाती है, पटाखे और उसकी जो फुलझड़ियाँ होती हैं वो चाइना से बनकर आ रही हैं। अब तो मुसलमान नमाज पढ़ने, हज करने के लिए सऊदी अरब जाता है, वहाँ तस्बीह, टोपी और जानमाज चाइना से बन के जा रही हैं। तो क्योंकि उसने अपनी आबादी को बोझ नहीं समझा, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया, उनको काम दिया, उनके घर पे काम दिया। सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं 65 साल हम क्या कर रहे हैं कि हमारी नीतियां सिर्फ हमारी सरकारें जिम्मेवार है या कि भारत के जो अन्य सरकार जिम्मेदार है, जुडिशियरी जिम्मेदार है, मीडिया जिम्मेदार है, तमाम जो संस्थाएं हैं जिन सबकी जिम्मेदारी बनती है वो सब जिम्मेदार है। लेकिन नीति बनाने का, उसको लागू करने की ताकत अभी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान में है। देखिए, देश को संसदीय लोकतंत्र में दिशा देने का वो लीडरशिप के ही है। किस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं, लोगों को क्या मैसेज देते हैं, राष्ट्र का कैसा चरित्र बनाते हैं। जैसे लोग हम चुनेंगे वैसे ही लोग हम भेज रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र का चुन के तो हम भेज रहे हैं। नहीं, बहुत खतरनाक पक्ष है कि इसमें जो विपक्ष, मान लीजिए अगर इस समय 273 जिसका हो और 272 हो, 272 के नेता के पास कोई पावर ही नहीं है, वो केवल बोल सकता है। ये आप समझ लीजिए। तो इसीलिए विपक्ष में एक से एक नेता हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के सुनिए जयप्रकाश नारायण, सब बाहर से बोलते थे, लेकिन वो पावर नहीं था कि नीतियां बदले। यहाँ एक समस्या ये आती है ना संसदीय। पहले एक हमारे दर्शक हैं लाइन पे, वो बहुत देर से लगातार लाइन पे बने हुए कई सारे दर्शक। जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। सर, आप तीनों लोगों ने जो हेडिंग है आजादी के खतरे, जी बहुत अच्छा आपने हेडिंग दिया है। लेकिन सर, आज कल हम लोग 66वां जन्मदिन मना रहे हैं हिसाब से जी, और 66 साल के देश के अंदर हम आज भी जो है जातिवाद के नाम के आरक्षण के लिए 22 तारीख को मीटिंग बुलाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जी सर, इस मुद्दे पे कुछ स्पष्टीकरण आप लोग ही डाल सकते हैं। आपको सब लोग देखते हैं, आपको देख रहा है, तो कुछ आपके समस्या कब तक चलेगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक आम आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बुनियादी एक और चीजों की तरफ उन्होंने कहा कि जब देश में आजादी से जुड़ा है। देखिए, फिर मैं गांधी जी को कोट करूंगा। गांधी जी ने कहा कि हमको राजनीतिक आजादी हासिल हो गई, लेकिन आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आजादी के लिए इससे ज्यादा संघर्ष और ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। तो वो जो लड़ रहा था उसके सामने सपने थे ना, तो वो सपने कहां जा रहे हैं? उस सपने को आगे हमने बढ़ाया क्या? उन सपने के उनके जो मकसद थे, जो बलिदान का मकसद था, जिस खातिर, जिस कारण, जिसके लिए इतने बलिदान दिए गए उन्होंने, उसको हम कहां छोड़ गए? क्यों छोड़ गए? क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? हम इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहे हैं कि
जैसा भी अवधेश जी ने कहा कि नीति बनाने का काम सरकार का है, सरकार बहुमत से बनती है, बहुमत से जो सरकार में एक बार आ गया फिर वो अपोजिशन की नहीं सुनेगा। हालांकि कुछ व्यवस्था की गई है कि कहीं विपक्षी दलों के जो सांसद हैं उनका भी योगदान कहीं ना कहीं रहे, लेकिन वो सिस्टम में देखने में इस तरह आया कि बहुमत की ही मान्यता है और अल्पमत की यहाँ कोई सुनवाई नहीं, भले ही वो अच्छी बात कह रहा हो। और अब एक नई चीज़ यहाँ पैदा हो गई है कि हम खुद मुख्तार हैं और हमें कोई बाहर से बैठ कर डिक्टेट नहीं कर सकता है। जो 2 आंदोलन की अभी आपने सफलता देखी अनशन की, एक अन्ना हजारे का और एक बाबा रामदेव का, हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम सरकार के रवैये पर रवैये पर ये एक कैबिनेट मिनिस्टर का ये कहना कि रामलीला हर साल होती है, तो क्या रामलीला और एक आंदोलन में सरकार के मंत्री को फर्क नजर नहीं आता? सत्ता का मद इसी को बोलते ये सत्ता के मद में हो चुके हैं। सवाल है कानून मंत्री है जिन्होंने पिछले साल अल्पसंख्यकों के लिए, 1 मिनट जी, पिछले साल अल्पसंख्यकों के लिए एक 4.5% रिजर्वेशन दिया और हमने उसी दिन कहा था, आपके चैनल पे कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिक जाएगा, गिर जाएगा और देश का कानून मंत्री इस देश के मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है। तो ये जो सत्ता के नशे में चूर होकर बैठे हुए लोग हैं, ये अपने आप को, मुझे लगता है कि इन्होंने मान लिया कि साहब दुनिया में हमारे ऊपर किसी का वश चलने वाला नहीं है। तो ये इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलता। जी बताइए, एक दर्शक है बहुत देर से लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी बताइए क्या कहना है आपका? जी पहले तो मैं जैन टीवी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जैन टीवी सीधी जनता से जुड़ी हुई समस्या को रखता है जी। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि आज आजादी के 15 अगस्त पर मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरे कहना चाहूंगा कि आज भी इतने वर्षों के बाद जी हमारे देश में चिकित्सा, शिक्षा, भूख और रोजगार की इतनी बड़ी समस्या, और जो हमारे तत्कालीन महापुरुष थे, क्रांतिकारी वीर थे, उनके सपनों का क्या भारत देश बन सका? तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने समय देश में राज किया, यही लोग जिम्मेदार आज हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारे अधिकारी और नेता है, इन्होंने देश को खोखला कर दिया। बड़ा चिंता का दुख का विषय है। अगर इस पर हमने चिंतन और मनन आज के दिन न किया तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश का युवा उसकी क्या दशा होगी, वो किस दिशा में जाएगा, तो इस पर हम सब विचार करें बैठ करके। मेरा यही आज कहना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बुनियादी मुद्दे की तरफ, और जो कहते हैं अगर आपने इसको दुरुस्त नहीं किया तो आगे क्या होगा, चिंतित हैं हर एक भारतीय। नहीं तो कैसे होगा? ऐसा है कि अब संसदीय लोकतंत्र के गांधी जी बहुत इसके पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने साफ कहा था कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज फासिज्म एंड नाजिज्म इन डिस्गाइज फॉर्म ऑफ, बड़ी उस पर उन्होंने टिप्पणी की है और लिखा है हाउस ऑफ कॉमन्स। लेकिन उन्होंने कहा तात्कालिक हम जरूर ये लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ऐसी व्यवस्था करेंगे जहां ग्राम स्वराज कायम होगी और नीचे से ऊपर बहुत कम पावर रहेगा, नीचे से सब चीज़ें निर्धारित होंगी, लोग धीरे धीरे स्वावलंबन होंगे। अब वो तो नहीं हुआ, इसलिए इतना सशक्त हो गया। और आज हालत क्या है? अब इस समय एनएसएसओ का सर्वे जो आया है उसमें ये बताया है कि भी अभी भी जो गांव के 10% लोग हैं उनको 15 रुपया खर्च, वो मिलता है कि नहीं मिलता अलग बात है, उनके 15 रुपया औसत खर्च पर, और शहर के इतने प्रतिशत लोग 20 रुपया औसत खर्च पर है। और जो हमारी लोकसभा है इस समय, उसमें औसत संपत्ति जो घोषित है वो 5 करोड़ था 2000, अब तो भी बढ़ गया होगा, माने 375 करोड़ रुपया जो है उनकी घोषित औसत संपत्ति है। अब उसमें शायद एक भी सांसद नहीं होगा जिसके कि प्रतिदिन 15 रुपए के खर्च से वो जीवित रहता आया होगा। तो जो भारत में जो बने आबादी का जो आर्थिक श्रेणी है या सामाजिक, उसके अनुसार प्रतिनिधित्व तो कहीं नहीं है देश में। एक तो वंश की इन्होंने चर्चा की, लेकिन संपत्ति का प्रभाव कितना बढ़ा है ये आप देख लीजिए। तो सत्ता में सबसे बड़ी समस्या संपत्ति और वंश दो अगर चुनाव जीतने का आधार हो गया, और जो लोग कल तक केवल कांग्रेस की शासन रही है, जो इसके विरोध में शासन करने आए वो तो उसी में ढल गए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं अपने भाषणों में, जगह जगह बोलने में भी करता हूं कि ऐसा लगता है जैसे केंद्र में और राज्यों में जो सचिवालय हैं उसमें अंग्रेजों का शायद भूत बैठा हुआ है कि एक से एक क्रांतिवीर आते हैं और वहां जाने के बाद यथास्थितिवाद कायम करने में लग जाते हैं। तो एक और नई चीज आ गई है, कन्नौज में जो बाई इलेक्शन होना था वहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने दूसरी पार्टी के लोगों का पर्चा नहीं भरने दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक इशारा हो रहा है कि जो हमने जिस रास्ते से हम उन मकसद को, जो वो पाक मकसद थे, जो वो साफ मकसद थे आज़ादी के, कि आज़ादी हमें क्यों चाहिए, उस मकसद को पाने के लिए जो लोकतंत्र का रास्ता हमने चुना, उसको लेकर कई सवाल आ रहे हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं हमारे दर्शक हैं नैनीताल से, वो कुछ कह रहे हैं। जी बताइए। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बताएं।
सर मैं भी की जो आपके स्टूडियो में जो दो मेहमान खास मेहमान आपके साथ जुड़े हुए हैं जी, जो लंबे समय से देश की आजादी की गणना या देश में आए उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं जी, और हम तब से लेकर गांधी को अपने रोल मॉडल मानते आ रहे हैं। 1947 से जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हम उनको रोल मॉडल, क्या हमारे देश में 1 अरब की जनसंख्या के बाद कोई दूसरा रोल मॉडल पैदा नहीं हुआ जो हमारे देश को एक दूसरी आजादी या हमें गरीबी से उबारे या हमारे देश में कुछ और नई मतलब गांधी के आगे की बात आप कर रहे हैं जी। अवधेश जी से पूछते हैं। अवधेश जी, नहीं, उसके बाद कोई रोल मॉडल, मैंने भारत के अनेक महापुरुषों का अध्ययन किया, लेकिन मुझे एक ही व्यक्ति मिला जो सुबह जगने से लेके आप जगे कैसे, आपका बिस्तर कैसे हो, आप मुंह कैसे धोएं, खेती कैसे करें, राज्य कैसे चले, शिक्षा क्या हो, इतना सोच करके मुझे लिखने वाला अभी तक कोई व्यक्ति दूसरा मिला नहीं है। जेपी ने उन्हीं के काम को आगे बढ़ाया। लोहिया जी का थोड़ा बहुत मतभेद था, लेकिन ज्यादा बिंदुओं पर उनकी भी सहमति थी, जो भारत के बड़े नेता हुए हैं। जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय 1-2 मुद्दों को छोड़ करके बाकी उनकी गांधी जी से सहमति थी। तो जितनी पार्टियां रही हैं उसमें गांधी से आगे कोई गया नहीं है। तो रोल मॉडल हम किसको मान सकते हैं? कोई लेके आए तभी ना दिखाई देगा। मेरे सामने कोई दूसरा नहीं है दुनिया में, केवल भारत में नहीं, दुनिया में नहीं। गांधी नाम जुड़ने से हर कोई गांधी नहीं हो जाता है जी। जो एक अहम सवाल है हमारे पास, चूंकि समय धीरे धीरे कम हो रहा है, जो सबसे अहम जो रास्ता था, जिस राह पे चल के भारत उन सपनों को साकार कर सकता था जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, वो था लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने की। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उन सपने को साकार करने के बजाय उन सपनों को ही नकार दिया है, ऐसा लगता है यूसुफ। देखिए, ह्रास की बहुत सारी वजह हो सकती हैं और नकार दिया गया है या उसको कोशिश नकार नहीं, उसको कहीं ना कहीं उसको साकार करने में सफल नहीं हो रहा है। कोई भी बिजनेस होता है तो बिजनेस 2 चीज़ों पे चलता है। नंबर 1 सिस्टम, नंबर 2 टीम। सिस्टम जितना फुल प्रूफ होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट देगा, टीम जितनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। हमने जो सिस्टम बनाया, अब उसके अंदर हर सिस्टम में कुछ ना कुछ खामी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के अंदर एक वायरस घुस जाए तो पूरे सिस्टम को तबाह कर देता है। हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम जो हमने बनाया, जो प्रणाली बनाई, उसके अंदर भी इसी तरह के तमाम वायरस घुस गए हैं। जैसे गांधी जी को रोल मॉडल बताया तो बिल्कुल सही बात है, उनसे ज़्यादा देश के बारे में या उस व्यापक रूप से सोचने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला है आज़ादी के बाद। लेकिन गांधी नाम जुड़ने से ही हर आदमी गांधी नहीं हो जाता है। प्रॉब्लम यहाँ है। गांधी ने ग्राम स्वराज को मजबूत करने की बात की, जिस तरफ ग्रामीण पंचायती राज सिस्टम को लागू करके एक हद तक उस तरफ कदम बढ़ाया गया है। और इस देश में चुने हुए प्रतिनिधियों में केवल गांव का प्रधान है जिसको अपने अकाउंट से पैसा निकालने की इजाजत है, प्रधानमंत्री को भी नहीं है। तो एक हद तक वो सिस्टम आया, उसका कितना सदुपयोग और कितना दुरुपयोग हो रहा है ये अलग बहस का मुद्दा है। दूसरी बात, एक तो बात आई है। दूसरा, गांधी पूरे देश के बारे में सोचते थे, एक मजबूत करने के बारे में सोचते थे, और उनके नाम पर देश की बागडोर संभालने को उतावले हो रहे हैं राहुल गांधी। गांव में जाके लोगों से पूछते हैं, भैया तुम्हारे पास कितने किलोमीटर जमीन है? तो फर्क तो आएगा दोस्त। सपने कैसे पूरे होंगे आपको अगर बुनियादी चीजें पता नहीं है तो? देखिए, गांधी बार बार कहते थे कि अगर केवल इसलिए लड़ना हो कि भारत अपनी सीमाओं में समटा हुआ एक संकुच स्वार्थी देश होगा तो मैं ऐसी आजादी की लड़ाई लड़ ही नहीं सकता हूं। मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए भारत की जरूरत है। अब सुनिए, अभी ये कह रहे ये तो, लेकिन वो जो एक कौन सा वो शेर है ना कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था, और मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो सब कुछ लड़ते हुए हम आए, लेकिन अंत में जाकर के हमने सारा सत्यानाश कर दिया। ये कह रहे हैं कि सिस्टम, मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम ही दोषपूर्ण है। आप जिसको लोकतंत्र कह रहे हैं, इस पर भी बहस करने की जरूरत है कि अगर ये वाकई लोकतंत्र होता तो इसके तहत अंग्रेज पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए साम्राज्यवाद कैसे फैलता और पूंजीवाद इस व्यवस्था में। तो जाहिर है कि इसमें कोई दोष थे, इसमें यही सब चीजें पैदा हो सकती थी। और इसीलिए जो ग्राम पंचायत कह रहे हैं, जैसे टंकी में आप एसिड डाल दीजिए और नीचे गिरेगा तो उसमें से एसिड शुद्ध पानी नहीं आएगा। हमारी ग्राम पंचायत जैसे यहां खतरनाक स्वरूप है संसद का, आप जान रहे हैं बिहार में क्या, यूपी में जो है जो ग्राम प्रधान है उनकी हत्या हो रही है पैसे के लिए, और पूरा विकार नीचे तक पहुंच गया है, भयावह स्थिति है। तो मैं तो जो है यही कहूंगा इस समय
कि ये अन्ना हजारे, रामदेव, और आप तो छोड़ दीजिए, किसी प्रखंड में चल जाइए, भारत का कोई भी जिला नहीं है जहां की 10-12 धरना प्रदर्शन प्रतिदिन नहीं होते। आप अखबार उठा लीजिए प्रखंडों पर, तो एक असंतोष फैल रहा है, लेकिन लोगों को समझ में पूरी तरह नहीं आ रहा है कि दोष कहां है, करे क्या। ये आंदोलन भी इसीलिए, आंदोलन तो थे नहीं, अभियान थे, लेकिन इसलिए हुआ कि इनको पूरा एक तो ठीक से समझ नहीं, गड़बड़ी है ये तो लग रहा है, लेकिन गड़बड़ी कहां है। मैं अंत में यही कहूंगा, मैं आपसे एक सवाल है लेकिन हमको सत्ता हथियाने का, मैं इसको पूरा कर लूं तो जैसे आजादी के समय वो जो जयशंकर प्रसाद ने आह्वान किया था ना कि जागो फिर एक बार, शेर की माद में घुस आया है सियार, तो वैसे ही इस समय देश को आह्वान करने की योग है, क्योंकि ये कवि ने कहा है कि भारत यह नाम नहीं है देश का, यह तो है शील भूमंडल का। तो इस भूमंडल के शील को शील बनाना है, जिसको ये सब अश्लील बना रहे हैं। इसलिए मैं तो आज के उपलक्ष्य में इस जैन टीवी के माध्यम से देश में सभी सोचने वालों को आह्वान करता हूं कि आप उठिए और जगिए, जागो फिर एक बार, और वो जो भारत का सपना था उसको पूरा करने के लिए जो इस समय गोरे अंग्रेज नीचे से ऊपर तक सत्ता में हैं, इनको उखाड़ फेंकना होगा। और केवल उखाड़ फेंकने से नहीं होगा, जो ढांचे खत्म हो गए हैं उनका निर्माण भी करना होगा। इसलिए निर्माण और संघर्ष दोनों रास्ते पर चल के और भारत की आजादी का लक्ष्य हमको दोबारा हासिल करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। यूसुफ, बिल्कुल सही बात कही अवधेश जी ने, मैं पूरी तरह इनसे सहमत हूं कि सिर्फ सिस्टम नहीं बदलना, हमें अच्छे लोगों को भी आगे लाना होगा। और चोट, मुझे लगता है कि वोट इस देश में गरीब आदमी के पास आज की तारीख में अगर सबसे कीमती चीज़ है तो वो है उसका वोट। और अगर इस देश को फिर से सोने की चिड़िया या विश्व गुरु बनाना है तो इस देश की आम जनता को अपने वोट का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। और जब तक इस देश का जो दबा कुचला तबका है, जिसको उसके बुनियादी अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जब तक उनको उनके बुनियादी अधिकार नहीं मिलते, भरपेट खाना 2 वक्त का अगर नहीं मिलता है नागरिकों को, यही आजादी के सपने थे, यही आजादी के सपने थे, लेकिन वो साकार नहीं हो रहा है। उसको कैसे साकार करें? बहुत कम समय साकार करने का वही देखिए, साकार कैसे करेंगे? साकार तो मैंने बताया कि ये देखिए, रचना और संघर्ष। रचना का मतलब कि नीचे के जो ढांचे खत्म हो गए हैं, आप ये बड़ा लंबा विषय हो जाएगा। नीचे के ढांचे खत्म है, जब तक व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मान लो, ये तो कह रहे थे कि स्वदेशी कितना है, मैं कहता हूं कि हम जितने चीजों का उपयोग करते हैं वो कौन हमारे हाथ में अभी रह गया है, जबकि भारत को ऐसा बनना था कि हम अधिक से अधिक अपने सामग्री खुद ही पैदा करें। तो वो स्वावलंबन पर पहुंचना पड़ेगा। स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय संसाधन, स्थानीय ज्ञान, स्थानीय तकनीक के आधार पर, सहकार के आधार पर नीचे से विकसित करना पड़ेगा। और उसके रास्ते में, निर्माण के रास्ते में जो भी बाधा है सत्ता का, उसके विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये और ये लंबा अभियान होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, यूसुफ बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।